बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज है हमारी सैंपल पेपर 2 की फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन, माय नेम इज रीमा घई एंड मैं आपको इस चैनल पे एसएसटी पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, अच्छे से कराती हूँ। तो भाई आप लोगों ने पिछले सेशन पे, पहली बात तो ये भाई, तुम लोगों ने क्या क्या पहले तो कॉमेंट्स में बता देना। कंप्लीट सिविक्स, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सेशन देख लिया है? देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि बाद में तुम्हें होने वाली है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अब उसके बाद एक सेशन डाला था सैंपल पेपर का, जहां बच्चों के कमेंट्स थे, मैम ऐसा सैंपल पेपर एक और लेके आओ प्लीज। तो बस यार, तुम कुछ कहो मैं ना मानू, ये तो भैया एक गलत बात हो जाएगी ना। मतलब मैं एक टीचर हूं, बच्चों की बात ना मानू तो गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए सैंपल पेपर 2 लेके आ गई हूं। जिसने भी 1 नहीं किया है, 1 भी कर लेना, 2 भी कर लेना। बहुत प्यारे सैंपल पेपर है और अक्सर 9th क्लास के बच्चों को सैंपल पेपर्स नहीं मिलते हैं, नहीं करने आते हैं, तो यहां से आपको बहुत मदद मिलेगी। अब आपको करना सिर्फ सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल शीट्स लेके आ जाओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले सैंपल पेपर की क्लास में हॉरिजॉन्टल शीट्स लेके रखना, वो जो एग्जामिनेशन शीट्स होती हैं। अभी रजिस्टर लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, पेंसिल लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ एमसीक्यूज और 2 मार्कर्स करो। 3 मार्कर्स भी हो सकते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेजेस में हिंट्स ले लो। 5 मार्कर के भी हिंट लिख लो। जो जो तुम मेरे साथ कर सकते हो ना, मेरे साथ कर लो, और जो बचेगा वो एज अ होमवर्क कर लो। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो दैट आप उसको क्रॉस चेक कर सको। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा तरीका है। तो भाई शुरू कर देते हैं जल्दी से हमारा सैंपल पेपर 2, जिसमें हम कंप्लीट एसएसटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। तो जो बच्चे पहली बार ये सैंपल पेपर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए जो होता है ना बच्चों, वो 1 मार्कर्स का होता है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि 1 मार्क इंटू में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 नंबर का सेक्शन ए होता है। अब हम बच्चों को आज ये प्रॉमिस करना है, कमेंट्स में फटाफट से लिख दीजिए, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, कि हम इस 20 नंबर में एक भी नंबर नहीं कटवाएंगे। हम इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे कि एकदम हमारा 20 में से 20 पक्के हो जाएंगे। इसी बात पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, अपनी कॉपी पे जल्दी से लिखना शुरू करेंगे, पेन निकाल लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है बच्चों? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट। तो सही जवाब है बच्चों राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए अगला है, कौन सी एज ग्रुप है जिसे वर्क फोर्स कहा जाता है? बच्चों एक्चुअली में पॉपुलेशन में आपकी ये चीज डिलीट हो गई, इसको बोलते हैं एज कॉम्पोजिशन। मैं आपको समझा भी देती हूँ, एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे ये करनी है। एज कॉम्पोजिशन का एक कंसेप्ट है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन बच्चों कुछ के पास पुरानी है और क्या पता है क्वेश्चन आ जाए। है भी आसान, बहुत इजी टू मेमोराइज है। एज कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग बिलो 14 जो होते हैं ना, वो चाइल्ड एज होती है, चिल्ड्रन एज होती है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। वहीं 15 to 59 की जो एज होती है, उसे वर्किंग एज कहते हैं, जिसमें लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर 60 अबव जो होते हैं, वो बेटा जी हो जाते हैं सीनियर सिटीजन, वो हो जाते हैं रिटायर्ड। ठीक है जी, वो हो जाते हैं रिटायर्ड। तो अब इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? 15 to 59। ठीक है जी, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। रीड द गिवन टेबल दैट शोज सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहा है पीडीएस सिस्टम के। आपको ये डेटा पढ़ के बताना है कि कौन से साल में, बेटा पिछले सैंपल पेपर में कुछ और था, टेबल यही है पर वो कुछ और पूछ रहे थे। यहां पूछ रहे कौन से साल में द स्कीम विद डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। द स्कीम विद डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्राइजेस को डिटरमाइन करने की क्षमता थी? कौन सा है, कौन सा है? देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है कवरेज कर रहा है, चलो ठीक है, इशू प्राइस है, ये बैकवर्ड ब्लॉक्स में जा रहा है। ये बच्चों आप देखिए, ये देखिए 35 किलो फूड ग्रेन्स को पुअर और नॉन पुअर में डाला गया, सिर्फ उन्हीं के लिए जो रेट्स थे वो चेंज किए गए। तो टीडीपीएस जो है,
1997 का ऐसी स्कीम लेके आया जिसने प्राइज पॉलिसी को चेंज किया फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन पीपल, ऊपर नीचे को अलग किया, टीडीपी है, ठीक है जी। चलिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल कहती है इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। दो स्टेटमेंट है, एक में कह रहे हैं कि भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करने में और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने में। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी गलत है, जल्दी से बता दो। Do you know मैं तेनू कितना प्यार करदा, do you know मैं तेरे उत्ते कितना मरदा, do you know। बिल्कुल सही है बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं कि बैड डिसीजन में जाना तो भैया बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस में सबसे कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहता है जिसमें बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, सिर्फ अपर लीडर्स करते हैं। तो A is true and R is sorry, A is true and B is false, A is true but B is false। ओके जी, अगला करें जी। चलिए जी, Which of the following was not a feature of the new Nazi style of politics? नाजी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? स्लोगन चैंटिंग, बड़बड़ाना स्लोगन, नॉट सो पावरफुल स्पीचेस बाय हिटलर, स्वास्तिका बैनर्स, रैलीज। इनमें से क्या इसका सिंबल नहीं था? तो आपको पता है हिटलर जी तो बड़े अच्छे ओरेटर थे, तो उस अकॉर्डिंग वो तो बड़ी अच्छी अच्छी स्पीचेस देते थे। तो ये क्या लिखा है? नॉट सो पावरफुल। भैया बड़ी पावरफुल स्पीचेस होती थी उसमें तो। Which one of the following is a demerit of democracy? बुराई कौन सी है? चुगली करनी है। demerit मतलब चुगली करो, आओ बहन चुगली करें। Free and fair election, democracy leads to delay in decision making, equality, rule of law। तो बच्चों इसमें बुराई क्या है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो क्या करता है? वो डिले करता है। वो क्या करता है? डिले, बहुत देर से आता है। माना क्वालिटी डिसीजन आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करेंगे तो डिले तो होगा ही। तो बी पार्ट। असर्शन कह रहा है मीराबाई एंड एबीसी बिकेम द फेस ऑफ द थर्ड स्टेट, दे बिलोंग टू द थर्ड स्टेट सो दे कुड रिप्रेजेंट देम प्रॉपरली। तो वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करने लगे ताकि भैया लोग उनको ये ना कहें कि आप दूसरे से क्यों आए हो। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात गलत। देखिए ये बात तो सही है कि उन्होंने थर्ड स्टेट का फेस बन गए, आके उनको समझाया, उनको बोला अपने हक के लिए लड़ो, पर वो थर्ड स्टेट के नहीं थे, वो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। तो A is true and R is false, A is true and R is false। एक सेकेंड, 1 2 नंबरिंग तो डाल रहे होंगे ना, कंफ्यूज ही ना हो जाए। 3 4 5 6 7। चलिए 8 सवाल बताएंगे। 8 कह रहे 30 ईयर ओल्ड लखा सिंह वर्क्स ऑन अ डेली वेज लेबर, ओके जी, इन एन अर्बन एरिया, ठीक है जी। ही लिव्स इन 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड, ठीक है, क्या पूछ रहे हो बताओ यार। विद रिस्पेक्ट टू द अबव केस एनालाइज व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो ये बता रहे हैं ये क्या है? डेली वेज वर्कर है, अर्बन एरिया में, वो उसकी कहानी बता रखी है। बट आप ये बताओ अर्बन एरिया में कितना कैलोरी चाहिए होती है? सिंपल सी कहानी है, इतनी बड़ी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अर्बन का कैलोरी इनटेक क्या है और रूरल का कितना होता है? तो आपको पता है यूनिट तो 2400 और 2100 होती है। कम वाली अर्बन में होती है और ज्यादा वाली रूरल में होती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या आया इसका बच्चों? क्या आया इसका बच्चों? 2100। क्या लिखा है आप लोगों ने? क्या लिखा है आप लोगों ने? 2100 पर डे, 2100 पर डे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2100 बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट राज्यसभा कैन हैव। वाह भाई वाह, मैक्सिमम नंबर। देखिए लोकसभा में 543 होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं याद रखेंगे? 250 होते हैं। कितने होते हैं? 250 होते हैं। चलिए बच्चों 10वां सवाल, मैप दे रखा है बच्चों, कह रहे 14 जुलाई को क्राउड ने
जेल में घुस गए और बेसाइल को तोड़ दिया। अब ये जो बेसाइल जिस जगह पे है वो लोकेट की गई है ए पे, वो कौन सी है? वो मार्सलीज है, वो बेसाइल है, वो पेरिस है, वो नैंटिस है। ये क्या मार्क्ड है बच्चों? यहाँ पे ये क्या मार्क कर रखा है? आपको बस कमेंट्स में ये बताना है कि बेसाइल ये कहाँ की थी। लाल से मार्क करेंगे बच्चों, लाल कलर, डेंजर का कलर, जो दूर से दिखता है, दूर से नजर आता है बच्चों। कौन सा होगा? कौन सा होगा? पेरिस। कौन सा होगा? पेरिस। ओके, 11वां सवाल जल्दी से कमेंट में बताएंगे 10 में से कितने सही हुए आपके। नंबर ऑफ पॉइंट कितने आए आपके 10 में से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, क्या प्रेसिडेंट? Once appointed, he or she is not answerable to the president or the government. एक बार जब उसको इलेक्ट कर दिया तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता, ना वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल होता है, ना वो गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। तो क्या है इसका सही आंसर? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि सीईसी क्या है? क्या है ये? एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। क्या है ये? एक बेटा इलेक्शन कमिश्नर अगर अपॉइंट हो गया तो वो किसी की नहीं सुनता। ये बात बिल्कुल सही है। तो ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, दोनों बातें सही है। चलिए अगला, विच पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे हेल्प्ड इट्स कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस? कौन सी पार्टी ने हेल्प करी इंडिपेंडेंट होने में? जिम्बाब्वे पार्टी, पॉपुलर पार्टी, जानू पीएफ? जानू जानू जानू। कौन थे इसके लीडर? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज करना है इसको करेक्ट सीक्वेंस में। हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन, हिटलर रीऑक्यूपाइड द ग्रीनलैंड, हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूहर टू क्लेम देयर कोल। टू क्लेम देयर कोल, तो इसमें बताएंगे कि कौन सा है, कौन सा है। ईयर वाइज बताएंगे, ईयर वाइज। कौन कौन बताएगा? देखिए मैं आपको हिंट्स दूं, मैं आपको हिंट्स दूं कि हिटलर ने ना सोवियत को अटैक किया था सबसे बाद में, 1941 में, 1941 में। इसके बाद क्या हुआ था बताइए? इसके बाद क्या हुआ था? ये बात है हिटलर रीऑक्यूपाइड ग्रीनलैंड 1936 की, आपके वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। इसके बाद, इसके बाद ये वो हुआ था ना ट्रेटी, ट्रेटी हुई थी जिसके अंदर ये लिखा था 1923 ही था, 1923 था। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है ऑर्डर? फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड। ओला ये तो ऑप्शन ही सेम दे दिए। फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, है ना? यही आएगा ना? हिटलर ने इंटीग्रेट किया 1938 में, ठीक है, ग्रीनलैंड को किया 1936 में। फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ, इसमें से एक कोई ऐसा होगा, थर्ड फर्स्ट, तो डी पार्ट हो जाएगा। कोई भी एक कर देते मतलब वही हो जाता, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। ठीक है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले नंबर बता दो, नंबर बता दो, 13, 14, 15। हाँ ओके, बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे तो ये। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस। राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। बिल्कुल ठीक है। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और उनको ले नहीं सकते हैं। ये ड्यूटी बनती है स्टेट की उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। आप बताइए इनमें से कौन सा है जो नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट है? दैट इज फंडामेंटल राइट अगेन। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं आपको ये बता दूं बच्चों, राइट टू फ्रीडम is a fundamental right, but these two are its parts.
तो अकॉर्डिंगली जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, 15th, which of the following freedoms is not available to Indian citizen? Freedom to oppose laws, freedom to start a movement to of constitution change the government, freedom to participate in armed, freedom to criticize the government। इसमें से कौन सी ऐसी फ्रीडम है जो लोगों को नहीं है, जो लोग नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। इसमें ना आर्म्ड रेवोल्यूशन करके आएगा, आर्म्ड रेवोल्यूशन, हाँ, नॉट अवेलेबल। मूवमेंट भी चला सकते हो, कुछ लॉज जो उनके लिए गलत है उनको अपोज भी कर सकते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप करते भी हो, लेकिन आप ना आर्म मतलब हाथ पैर नहीं चला सकते। यू कांट डू वायलेंस इन अगेंस्ट, यू कांट डू वायलेंस। ओके, सो दिस वाज 15th। 16th में जियो का मैप है। मैं जान के यार एमसीक्यूज में मैप को इन्वॉल्व करती हूँ ताकि एटलीस्ट एमसीक्यू की फॉर्म में ही आपको एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री का मैप आ जाए। सो ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ए इज मार्क्ड एज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज द लार्जेस्ट वन। वेरी इजी, वेरी इजी। जिन्होंने भी कंप्लीट ज्योग्राफी की वीडियो देखी है उनको पता है मैंने एक पॉपुलेशन का टेबल दिया था जिसमें पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, एरिया वाइज सब बता दिया था कौन कौन सा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे मार्क्ड है बेटा जी वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में। तो आप बताओ, पहली बात तो वेस्ट साइड में इसमें से बस एक ही है राजस्थान, और वैसे ही पता होना चाहिए एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान सबसे बड़ा। पॉपुलेशन वाइज यूपी है सबसे बड़ा और सिक्किम है सबसे छोटा। डेंसिटी वाइज सबसे बड़ा है बिहार, सबसे छोटा है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है आपको ये, ठीक है? ओके, 16 के बाद 17। लोकतक लेक इज सिचुएटेड इन, लोकतक लेक इज सिचुएटेड इन। मुंबई से गए पूना, पूना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए पटना। अभी तो लर्निंग है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। Who was the writer of the books The Communist Manifesto and Das Capital? किन्ने ये किताब रखी थी? सोशलिज्म से है, सोशलिज्म से। तो आपको पता है सोशलिज्म में रास्पुतिन, जूलियस मार्कर, बेटा ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी इक्वालिटी के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर, के सोसाइटी में जो असेट्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। ठीक है जी, पानी बोलो एक मिनट। ये कौन सा हो गया? 18वां सवाल हो गया है ना? 19th, which scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status? तो बच्चों रिटेंशन बढ़ाने के लिए और न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाने के लिए मिड डे मील लाई गई बच्चों में ताकि वो स्कूल भी आए और वो खाना भी खाए। लास्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं करती है। तो आपको ये 8 स्टेट्स याद करने होंगे। 8 स्टेट्स होते हैं जिससे पास करती है, तो इसमें से 3 ही है जिससे पास करती है, एक उड़ीसा है जिससे पास नहीं करती है, ऑड वन आउट आ जाता है एग्जाम में, तो ये वो है। सेक्शन ए डन। आउट ऑफ 20 कितने सही हुए जल्दी से कॉमेंट्स में बता दीजिए। हम चलने वाले हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी की तरफ देख लो, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हमने खत्म कर लिए हैं। सिर्फ एमसीक्यू का होता है क्योंकि डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। अब देखना सेक्शन बी, सी, डी, ई, एफ कितने जल्दी जल्दी होता जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे बस समझाने हैं। मैं क्वेश्चन आंसर्स लिख के लाई हूं, बस मुझे उसको समझाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सेक्शन बी, आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। सेक्शन बी में 2 मार्कर्स होता है, मैं ये भी बता दूं आपको, ये 2 मार्कर सेक्शन होता है बच्चों, और ये टोटल 8 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन में चॉइस भी होती है। ओके, चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं नदन प्लेन्स के। तो आप सबसे पहले बता देंगे कि नदन प्लेन्स जो है
वो हिमालयाज उसके ऊपर होते हैं नॉर्थ में, और नीचे की तरफ होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो पहले आपने उसको लोकेशन बता दिया कि हिमालयाज और प्लेट्यूज के बीच में लाए करते हैं। दूसरी बात आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, बहुत इजी बता सकते हैं कि यहाँ पे पाई जाती है मोस्ट फर्टाइल सॉइल, दैट इज एलुवियल सॉइल, विच मेक इज द मोस्टली डेंस, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर्स भी फ्लो करते हैं। These plains are one of the world's most extensive and fertile plains. They are drained by 3 major rivers, Ganga, Brahmaputra and its Indus, Ganga and Brahmaputra. तो बड़ा ही आसान है, आपको बस इसका लोकेशन बता दो, एलुवियल सॉइल का बता दो, रिवर्स का बता दो, फर्टिलिटी का बता दो, कोई भी 2 पॉइंटर्स आपको इसमें लिखने होंगे। तो एक तो ये आ गया, इसकी लोकेशन आ गई, इसकी अवेलेबिलिटी आ गई, और साथ साथ ये फर्टाइल है, ये आ गया। ओके, पहले आप अपने नोटबुक में 3 पॉइंटर्स लिख लीजिए, लोकेशन वाइज, फर्टिलिटी एलुवियल सॉइल वाइज, एंड देन आप इसके रिवर्स ड्रेन के बारे में लिख दीजिए, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। वर्चुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए 2 तरीके की साइकिल होती है, एक होती है विशियस, एक होती है वर्चुअस। विशियस देखो, विशियस भूतनी गंदी साइकिल, जिसके अंदर अनएजुकेटेड पेरेंट्स एजुकेशन की वैल्यू ना समझ के अपने बच्चों को भी एजुकेट नहीं करते हैं। वहीं वर्चुअस साइकिल इज अ गुड साइकिल। एजुकेटेड पेरेंट्स नो द वैल्यू व्हाट एजुकेशन प्लेज इन ह्यूमंस लाइफ, तो वो अपने बच्चों में उस फॉर्म में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो याद रखो, वर्चुअस मतलब गुड साइकिल, पूकी साइकिल, क्यूट साइकिल। This because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition. वो न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, वो हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी नीड्स को देखते हैं। इसीलिए वर्चुअस साइकिल यहाँ पे पाई जाती है। अगर 3 नंबर का भी आ जाए तब भी यू हैव इनफ पॉइंट टू राइट। ओके बच्चा पारी। How does seasonal unemployment occur? Seasonal unemployment कैसे होती है? बच्चों आपने क्या सेशन को लाइक किया? देखते बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते यार तुम लोग। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर ढूंढती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे आंसर्स बनाती हूँ, और तुम इसमें लिखते ही लाइक ही नहीं करते, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स ही नहीं करते। करा करो यार। तुम तो 9th की अगर इंस्टाग्राम पे एकदम जब सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एकदम स्टोरी वोरी डालो, टैग करो, मैनू भी पता चले कि मेरे पुत्र मेरे पुत्रियां पढ़ रही ने। ओके, सो इट हैपेंस, पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बता देते हैं। ये होता है वहां जहां लोगों को कुछ पर्टिकुलर सीजन में या मंथ्स ऑफ अ ईयर में काम नहीं मिलता। पीपल एग्रीकल्चर में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि कुछ बिजी सीजन जहां पे सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, वीडिंग है, उस समय में तो उनके पास काम होता है। लेकिन जब ऐसे मंथ्स आते हैं जहां कुछ भी नहीं करना, बस बैठ के वेट करना, क्योंकि क्रॉप तो खुद ग्रो हो रही है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। Certain industries and traders also engage workers for a particular season. ऐसा ही बहुत इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे कि दिवाली सीजन में कपड़ों की दुकानों पे 6-6, 8-8 छोटू रख लेते हैं, लेकिन जब दिवाली सीजन गया तो टाटा बाय बाय कर देते हैं, वो बस 2 ही छोटूज रह जाते हैं। ये इसका और था ना, आई गेस, हाँ और में था वर्चुअस साइकिल के। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? पहली बात तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है बच्चों। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय, इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो इट रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। ये लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, क्योंकि ये लोगों की गवर्नमेंट है यार, लोगों ने चुना है इनको। इन केस दे डू नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल बिफोर देम, लोग उनको चेंज कर देंगे अगले इलेक्शंस में, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए। हाउ इट्स फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? जब कोई कैलामिटी आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो कैसे फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है? इससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, इससे ओवरऑल सप्लाई में फर्क आता है, और प्राइस हाइक की वजह से पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। Less availability, more price. Poor people are affected. So that was section B. Now this is the section C, जिसके अंदर आते हैं 3 मार्कर्स बच्चों, और इसके अंदर भी अगेन 3 into 4, 4 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स के। एक क्वेश्चन में और आता है, एक क्वेश्चन में चॉइस आती है, तो ये भी 3-3 नंबर के 3-3 पॉइंट्स। याद रखिएगा, 2 मार्कर्स में 2 पॉइंट्स, 3 मार्कर्स में 3 पॉइंट्स। अभी ये पीपीटी में है, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही आपको भेजूंगी, ताकि आपको कोई भी इधर से उधर हिले ना टेक्स्ट। ठीक है ना, चलिए
अंत्योदय अन्न योजना का मतलब क्या होता है बच्चों? अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई दिसंबर 2000 में। कब? अब देखिए ना, पॉइंटर बनाइए, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए। रुकिए मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर होगा 20 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25वां। आंसर 25, फर्स्ट पॉइंटर लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, पहला पॉइंट फ्रेज हो गया। अंडर दिस द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड। तो कितना कवर किया गया? 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ बीपीएल पीपल वर कवर्ड। 25 kgs of food grains were made available to each eligible family at highly subsidized rate. Subsidized का मतलब होता है बच्चों डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, ठीक है, ठीक है, ओके। 26 यहां पे आपको देखिए, पिछले पेपर में आई थिंक रेडिकल्स की थी या कंजर्वेटिव्स की थी, तो लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स में से एक ना एक 2 पेपर में आ चुकी है। तो मतलब आपको सोशलिज्म में एटलीस्ट लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स तो करना है, ये हमें कंफर्म हो गया। क्या पता आ जाए, चांसेस है। मैं फिर बोल रही हूँ, 9th का पेपर स्कूल अपने लेवल से बनाता है, तो इसीलिए आपको अपने लेवल से इसको पढ़ना है, जो स्कूल में इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो करना ही है। So one of the groups which aimed at changing society was that of liberals. Liberals वो थे जो change चाहते थे। They wanted a nation which tolerated all religions. वो चाहते थे जहां हर धर्म को इक्वल रखा जाए, ऐसा समाज हम बनाए। They opposed religious discrimination and uncontrolled power of domestic डायनेस्टिक रूलर्स। वो मोनार्की को अपोज करते थे और रिलीजन पे करने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लोगों को अपोज करते थे। They wanted a representative elective parliament government but did not believe in universal adult franchise. They also did not want the vote for women. तो सिर्फ 2 कमियां थी, ना ये राइट टू वोट वुमेन के लिए चाहते थे, ना ही ये चाहते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज एवरी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट। तो वोटिंग में बस कमी थी इनकी, बाकी सारी बातें, इनकी डिमांड सारी अच्छी थी, समाज में चेंज ला रहे हैं, मोनार्की को अपोज कर रहे हैं, बाकी सभी कुछ इनका प्यारा प्यारा सा था। ठीक है जी, तो ये थे लिबरल्स। अब इसी के और में आता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के मेन इवेंट्स बताइए। पेट्रोग्राड में, पेट्रोग्राड याद है आपको क्या था? इंडस्ट्रियल एरिया था वहां का। तो बच्चों ऑल द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज नेवा रिवर के राइट बैंक में शिफ्टेड थे, सिचुएटेड थे। नेवा रिवर के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे सारी फैक्ट्रीज, राइट साइड पे उनके क्वार्टर्स, उनके रहने की जगह। On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, official buildings, the palace where Duma met in February 1970. There was severe food shortage in workers' quarters. देखिए जैसे ये नेवा रिवर है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया। तो राइट साइड पे वर्कर्स क्वार्टर है जहां पे लोग रहते हैं। मतलब आप ये समझ लो, ये गांव एरिया तो ये शहर एरिया में सारी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, जहां पे ड्यूमा मेट किया, पार्लियामेंट बना, यानी कि जहां पे विंटर पैलेस है। एक बार बड़ी शॉर्टेज हो गई वर्कर्स क्वार्टर्स में। Then on 22nd February, a lockout took place at a factory leading to a strike by the workers. और workers strike पे चले गए। In other factories also, workers went on strikes and women led the way to strikes. और दूसरे टाइम पे भी मतलब और भी फैक्ट्रीज में वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और वुमेन्स ने भी इसमें सपोर्ट किया। तो ये मेन इवेंट से जिससे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। दिस केम टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 22 फरवरी जब वुमेन ने भी काफी पार्टिसिपेट किया तो इसको बोल दिया गया Women's International Women's Day. The workers ultimately crossed the river and surrounded the official buildings in protest. रिवर क्रॉस करके पहुंच गए वो लेफ्ट राजाओं की साइड पे। द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी, मिलिट्री। कैवलरी का मतलब होता है बच्चों मिलिट्री को बुला लिया और पुलिस को बुला लिया ताकि उन पे नजर रखी जाए। आगे की बात ये थी कि पुलिस वालों ने इन पे गोलियां चलाने को तो मना कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि गलत किया जा रहा है, कि खाना रिवर के इस तरफ पहुंचाया ही नहीं जा रहा है, तो वो भूखे थोड़ी रहेंगे यार, है ना भाई, वो भूखे थोड़ी रहेंगे। चलिए, तो ये था आपका 26वां सवाल और ये है आपका 27वां सवाल, 27th। रिसोर्सेज, कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। ऑफ कोर्स, अगर लोग ही नहीं होंगे तो बच्चों रिसोर्सेज का क्या काम,
तो बच्चों मुसीबतों का क्या काम, कैलामिटीज आ जाएंगी तो क्या होगा, डिजास्टर्स का क्या मतलब, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद suitable examples. The statement is asking us to highlight the importance of human as a resource. ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी और सोसाइटी बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो रिसोर्सेज को बनाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं है विदाउट पीपल. फॉर एग्जाम्पल, कोल इज जस्ट अ पीस ऑफ रॉक अंटिल लोग इसको यूजेबल बनाए. नेचुरल इवेंट्स जैसे कि रिवर हुड एंड सुनामी बिकेम अ डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट अ क्राउड ऑफ पीपल. बाढ़ आ रही है, कोई लोग ही नहीं है, जिसको नुकसान ही नहीं पहुंच रहा, तो वो डिजास्टर कैसे कहलाएगी. द पॉपुलेशन इज द पाइवोटल एलिमेंट. पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट, मेन, फ्रॉम विच द सिग्निफिकेंस इज डिराइव्ड. दस रिसोर्सेज, कैलामिटीज बिना ह्यूमन बींग्स के कुछ भी नहीं है. बहुत प्यारा, बहुत जेनेरिक, बहुत बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल. 28th, Chinnappa was convicted for torturing his wife for dowry. Satveer was held guilty of practicing untouchability. The court did not allow either of them to contest elections. Does this decision go against the principles of democratic elections? There are two people. One is Chinnappa. Chinnappa was torturing his wife for dowry, for Dahej. Satveer practiced untouchability, that is differentiation in lower caste and upper caste people. So उनको इलेक्शंस में आने नहीं दिया. तो आप बताइए ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के खिलाफ है या नहीं. So this decision of the court preventing Chinnappa and Satveer from contesting elections does not go against the principles of democratic elections, because both have been found guilty of breaking the law by the court. दोनों को ही guilty बोला गया है. Criminals should not be allowed to hold a position, power, because they are not good citizens and could harm the interest of the people. तो इन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को फिर क्या करेंगे, हार्म करेंगे, अफेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग. अगर होते तो वो ऐसा ना करते. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. 25, 26, 27, 28, 29. 21, 22, 23, 24, 29. कितने क्वेश्चन है गए. एक मिनट रुकना पुत्र, पहले कोई गलत तो नहीं कर दिया. ओ मैं रिकॉर्ड कर रही. एक मिनट बच्चों. ये पेपर मेरे पास किसने भेजा था, ये सेक्शन बी. मैंने कही क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. हाँ 29. ठीक है. तो 25, 26, 27, 28, 29 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें. मैंने 4 लिखे. ये गलत किया है ना मैंने, ठीक कर देती हूँ ना एक बार. 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया में जाना है फ्री, तमाशा दुनिया का. हाँ, What is the role of the Prime Minister in a coalition government? कोलेशन का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, जहां पे 2 गवर्नमेंट मिलके देश चलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है और स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है. तो कहीं ना कहीं दोनों को ही एक देश के ऊपर राज करना है, एक स्टेट के ऊपर दोनों को राज करना है, इसे कोलेशन कहते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर का आपको यहाँ पे ड्यूटी बतानी है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, बिकॉज कोलेशन में जो दूसरी पार्टी है उसका भी बात चलती है. ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स and functions in his party as well as among alliance partners. alliance मतलब देखिए 2 टर्म्स होती हैं. alliance मतलब वो मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी के पहले से मेंबर्स थे, इलेक्शंस होने से भी पहले से. कोलेशन इलेक्शंस होने के बाद बनती है, जब एक लेवल पे दूसरी और दूसरे लेवल पे दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners. Other parties के सपोर्ट के बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए इन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी सुननी पड़ती है जो उनके कोalition में है. सिंपल. इसके बाद आता है सेक्शन डी. 30, 31, 32, 33. 4 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर. होते हैं 4 क्वेश्चन.
20 मार्क्स। 5 इंटू 4 20 मार्क्स का ये होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हर क्वेश्चन में चॉइस होती है बच्चों, हर क्वेश्चन में चॉइस होती है। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस लेके आई हूं, दोनों क्वेश्चंस मैं लेके आई हूं। 30 What were the conditions of women in France before the revolutions? 5 questions, 5 marks, 5 points. Women की रोल, women को passive citizens कहा जाता था। उनके पास वोटिंग पावर नहीं थी, जस्ट लाइक मेन। ठीक है। They worked as seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits, vegetables, worked as domestic servants, looked after their children or house. Their wages were lower than those of men. आदमियों से कम wages थे उनके। They looked after their children, did the cooking, collecting wood, fuel, fetched water, queued up for the bread. Bread मतलब खाना। Most of the women did not have access to education or job training. Only daughters of wealthy parents were sent to study at a convent, after which they were married off in a rich family. They were not allowed to take any decisions या up a job. उनको जॉब भी नहीं लेना अलाउड था, बस पढ़ाते थे और उनकी ब्याह करवा देते थे एक अमीर लड़के के साथ। तो वुमेन की कंडीशन बतानी है, हाउसवाइफ होती थी, डोमेस्टिक वर्कर्स होती थी, बाहर का काम करती थी, तब भी बच्चों को देखती थी। एजुकेशन नहीं था, ना ही वोटिंग राइट्स थे इक्वल, ना ही इक्वल वेजेस मिलते थे। और में आया कि फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम कैसे अबॉलिश किया गया, ये गलती से लिखा गया है। स्लेवरी सिस्टम कैसे अबॉलिश किया? तो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन पीरियड वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। जैकोबिन्स वर ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But when the shortage of labor on the plantation was seen, इससे triangular slave trade start हुआ। किसके बीच में? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। बेसिकली अफ्रीका से शैकल्ड लेबर्स बुलाए जाते थे, स्लेव्स बुलाए जाते थे, और इनको बॉर्डविक्स पोर्ट से लेके जाया जाता था। Then they were sold to plantation owners. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France, but actual में abolish किया गया इसे फाइनली 1848 में। पहले इसको जैकोबिन्स ने अबॉलिश कर दिया था, फिर जब नेपोलियन बोनापार्टे जी एंटर हुए थे, वापस ले आए थे नेपोलियन जी के द्वारा, ये री इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एंड फिर ये फाइनली अबॉलिश हुआ था 1848 में। 1848 में huge demand for indigo tobacco, shortage of labor on fields, started slavery system. People were actually afraid of big businessmen कि अगर वो बोलेंगे इसके अगेंस्ट तो कैसे इनकम आएगी उनकी, और वो हमें फिर टॉर्चर करेंगे। How far it is correct to say that both the pressure and the wind conditions over India are unique? What information would you use to support your answer? बेसिकली आपको यहाँ पे जो सीजन्स है उसके ऊपर बताना है, प्रेशर एंड विंड्स का क्या रोल रहता है। कंप्लीटली लर्निंग बच्चों क्लाइमेट चैप्टर इज बोथ द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। नॉर्थ हिमालयाज में हाई प्रेशर है विंटर सीजन में, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो होती हैं ओशन साइड पे साउथ में, तो ऊपर और नीचे अलग अलग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर एरिया ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन समर सीजन। तो आपको बता रखा है, ये विंटर सीजन का बता दिया, ये समर सीजन का बता दिया, लो प्रेशर एरिया है, जिसकी वजह से विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल होता है अलग सीजन में। एयर ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, it turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These winds are called southern monsoon winds, और तभी वहां पे मानसून अकर करता है। ये यार ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टिल अगर आ जाए आप खुद बना के कैसे लिख सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ में हाई प्रेशर है, सेकेंड पॉइंट साउथ में लो प्रेशर है, ये विंटर्स में हो गया। समर्स में उल्टा होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, एंड ऑलवेज विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिससे क्या होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं, और इसको कहा जाता है मॉनसून विंड्स। रीजन बताना है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट।
सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यार एक सेकंड, एल नीनो डिलीटेड है, एल नीनो डिलीटेड है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी डिलीटेड है, अब डिलीटेड है, अब डिलीटेड है, ये वाला डिलीटेड है। Describe the unfavorable effects of population growth in country. Population growth in country, unfavorable effects. बेटा जी अगर population grow करेगी तो उससे हमारे समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। बेटा ज्यादा लोग इलिटरेसी, क्यों? पढ़ेंगे लिखे नहीं तो इलिटरेसी तो बढ़ेगी ना, इतने तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है जो इनको कैटर कर ले। गरीबी बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज ऑफ फैमिली बड़ा होगा उनको उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी एंड दे विल बिकम गरीब। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इतनी तो बेटा जॉब्स नहीं है जितने जॉब सीकर्स हैं, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा जी अभी क्या होता है, घर में एक चावल बने हैं, एक पुलाव बने हैं और उसको खाने के लिए 3 लोग हैं, वहीं 10 लोग आ गए तो हिस्से ही नहीं आएगा या बहुत कम हिस्से आएगा। तो रिसोर्सेज भी जो होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने शुरू हो जाते हैं, फूड शॉर्टेज हो जाएगा और रहने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के टाइम पे भी सारे नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह हटाए जा रहे हैं, डिप्लीट किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाउसिंग प्रॉब्लम है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, इसलिए घर की कमी है। अब बताना है हाउ द एम्प्लॉयबिलिटी इन एनी सेक्टर इंडिकेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बेटा जी इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होने से होगी ही होगी, ये हमको पता है। मैं आपको बताऊं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, रहने दो ये वाला क्वेश्चन, मत करना, इंपॉर्टेंट ही नहीं है जब। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ये लास्ट पेपर में भी था, सैंपल पेपर में, ये लास्ट में भी था। करना है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बताती है कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस बताती है, एस्पिरेशंस बताती है लोगों की टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी। बेटा जी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता है, याद रखना। इसके बाद गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी बताता है, उनकी लिमिटेशंस बताता है, लोगों की एस्पिरेशंस को सामने रखता है, एंड फाइनली लोग एक साथ मिलकर कैसे टेरिटरी में रहेंगे ये संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही सिद्ध होता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या रोल प्ले किया इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इलेक्शन स्टार्ट हुए जुलाई 1946 में और पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तब भी एक सिस्टमैटिक ओपन और कंसेंशुअल मैनर में वर्क किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स ऑफ अलग अलग लैंग्वेज, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस थे, जिसकी वजह से आपको पता है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी हैंड रिटन। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट क्रिएट किया और 14 दिनों तक इसके ऊपर बातचीत चली और हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान बना। 12 वॉल्यूम्स है जिसके 12 पार्ट्स हैं। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर को बन चुका था, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको रिपब्लिक डे के नाम से हर साल मनाया जाता है। हर साल रिपब्लिक डे के नाम से जिसको मनाया जाता है, इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या रोल प्ले किया गया। ठीक है बच्चा बाड़ी, क्लियर है आप सभी को? ये था आपका सेक्शन डी। अब हम चलेंगे सेक्शन ई की तरफ। ठीक है, चलिए यहां पे केस बेस्ड आते हैं, 4 मार्क्स ईच, जगह ही नहीं छोड़ी मेरे आंसर के लिए। तो इन द स्प्रिंग ऑफ 9 क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज हिटलर्स डिटरमिनेशन एंड एम्बिशन टुवर्ड्स हिज नेशन। बेटा जी जो नाजी में हिटलर जी थे, हिटलर जी का ये मानना था, मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सको। हिटलर जी का ये मानना था कि वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाए एंड वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहते थे। ठीक है, टू मेक जर्मनी पावरफुल एंड एम्बिशन was to conquer यूरोप। ठीक है, अगले में पूछ रहे हैं
विच कोर्ट वॉज सेटअप एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो यहाँ पे क्या बनाया गया था बच्चों? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग। लिखा है यहाँ पे, कहीं देख लो, कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे करेंगे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे करेंगे? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग। किसके लिए बनाया गया था? क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है, क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था। इसके अंदर वॉर क्राइम्स, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स के लिए। What happened to Hitler after Germany surrendered to Allies? तो 1945 में जर्मनी एलिस को सरेंडर कर चुकी थी। एलिस कौन थे बच्चों? जिग, जापान, इटली एंड जर्मनी के बीच में एलिस पावर बनी हुई थी, नहीं वो एक्सेस पावर्स थी। तो ये सरेंडर कर चुकी थी, तो उसकी फैमिली ने सुसाइड कमिट कर लिया था। उसकी फैमिली ने पूरा सुसाइड कमिट कर लिया था बच्चों। तो ये हुआ था उसके बाद। अगला है इंडियन लैंडमार्क। अच्छा, ये इंडिया साइज एंड लोकेशन का है, ठीक है, ये पिछली बार भी आया था शायद। हाँ, 1869 में बना, रिड्यूस्ड 1869 में बना। और दूसरे का है रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बाय 7,000 किलोमीटर्स, बाय 7,000 किलोमीटर्स। दो रीजंस बताइए जिससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। तो दो क्या है इसके अंदर बच्चों? दो क्या है इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन कि एक तो ये सेंटर में सिचुएटेड है और इसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है ना, सेंट्रल लोकेशन इन ट्रांस इंडियन ओशन, longest coastal line. Which peninsula? Deccan Peninsula. Deccan Peninsula. ये तो याद ही हो गया, पिछली बार भी सेम थी ये वाली, पिछले पेपर में सेम थी। डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। अगला है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो। अच्छा, पॉवर्टी से आओ, मैं नहीं पढ़ती पूरा, सीधा क्वेश्चन कराते हैं भैया। सीधे क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहे हैं। हाउ आर वुमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल, एल्डरली द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। भैया कैसे है ये? क्यों है? क्योंकि ये क्या है? वल्नरेबल है, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, बिकॉज दे आर dependent and vulnerable group of people, ठीक है। which social and economic groups are more vulnerable to poverty? तो बेटा जी सोशल ग्रुप्स में कौन से आ जाएंगे आपके? एससीज और एसटीज, एससीज एंड एसटीज हो गए आपके सोशल ग्रुप में। और उसमें कौन से आ गए आपके? जिनके पास लैंड ली होती, लैंडलेस, रूरल लेबर्स, कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। ये हो गए सोशल और ये हो गए इकोनॉमिकल। हाउ डिड इनइक्वालिटीज इन इनकम अकर विद इन अ फैमिली? अकर विद इन अ फैमिली, तो पुअर फैमिली कैसे सफर करती है बच्चों? बाकी सबसे ज्यादा, क्योंकि अगेन इसमें अंदर वुमेन और एल्डरली पीपल आ जाएगा ना। यहाँ पे आप फिर से वही बोलोगे कि विमेन है, एल्डरली पीपल है, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे अर्न लेस एंड दे आर मोर वल्नरेबल। दैट्स इट। सेक्शन एफ इज अ मैप बेस्ड सेक्शन। करें भाई शुरू। लेकिन यहाँ पे साथ में इन्होंने मैप ही नहीं लगाया है, मैप ही नहीं लगाया है। Do you know मैं तेनू कितना प्यार करदा, do you know मैं तेरे उत्ते कितना मरदा, do you know। अरे यार जियोग्राफी का मैप लगाना भूल गई यार मैं, अब क्या करूं? इधर मैप ही लगाना भूल गई। और राजा जी
ओ राजा जी, ओ राजा जी, एक और आवे। चलिए कोई नहीं, तब तक पहले इसका करते हैं। द प्लेस वेयर दे गिव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड, क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बच्चों? नांटिस, नांटिस। ओहो, दूसरा क्या कह रहे हैं? द प्लेस वेयर टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, जर्मन एक्सपेंशन, जर्मन एक्सपेंशन, डेनमार्क, डेनमार्क इज पॉइंटेड हेयर। तो हिस्ट्री में आपको मार्क हुआ आएगा और आपको आंसर लिखना होगा। ज्योग्राफी में आपको प्लॉट करना होगा। लेकिन ज्योग्राफी का बैग में लगाना भूल गई, तो मैं अब इस पीपीटी में लगा के भेजूंगी आपको, इस पीपीटी में यहां पे लगा के भेजूंगी आपको मार्क। राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, अनाय मुदी और नर्मदा, ये सारे मैं आपको यहाँ पे ना एक मैप लगा के दूंगी, स्निप लगा के दूंगी यहाँ पे, जिसके अंदर ABCD सारे मार्क दोगे। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लिखना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। बेटा जी देखिए, SST का सैंपल पेपर जो होता है वो कोई मैथ्स के सैंपल पेपर की तरह तो नहीं होता, क्योंकि मैथ्स के सैंपल पेपर में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप SST के सैंपल पेपर में आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, राइट? आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए, लर्निंग करने के लिए पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से याद करना है। मेरा डिस्कशन इस पेपर का 1 घंटे से भी पहले हो गया, लेकिन आपको इसको अच्छे से करना है घर पे, जिसमें 3 घंटे मिलते हैं, आपको 2.5 घंटे में करने की कोशिश करनी है पूरा पेपर सॉल्व, मैच करने हैं उसके आंसर्स, फिर गलतियां ढूंढनी है। PDF भेज सकते हो, PDF भेज दो rimaghaii95@gmail.com पे, इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, DM में फोटोज भेज दो, जहां मर्जी, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें करनी बहुत बहुत जरूरी होती हैं, और प्लीज किया करो, मेहनत करो, पेपर अच्छे से करो। 9th के फाइनल एग्जाम आपके कब से, कमेंट्स में बताना। और फिर 10th में तो यार हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं ही, कोई कमी नहीं आने देंगे किसी भी चीज में। तो बस आपको पढ़ना है, ये पेपर अच्छे से करना है। सी यू ऑल। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए कमेंट्स में बता देना। MCQs चाहिए, एक और पेपर चाहिए, क्या करवा दूं, या सिर्फ मैप बेस ले आऊं? जो कहोगे वो मैं लेके आ जाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ इस सैम्पल पेपर को शेयर करके पढ़िए, ताकि वो भी पेपर सॉल्व करें, आप भी करें, एंड देन आप लोग कंपीट करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे वैल्यूएबल और फ्रूटफुल सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।